गांव के सबसे किनारे नदी के पास एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी खड़ी थी। ये झोपड़ी इतनी पुरानी थी कि इसकी दीवारों में जगह जगह दरारें थी। छत के तख्ते ढीले हो चुके थे, जिनसे बर्फीली हवा और बर्फ की फुहारें अंदर आ जाती थी। लेकिन इस साल की सर्दी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी थी। बर्फबारी की वजह से गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। अमीर लोगों ने अपने घरों में कामवाली बुलाना बंद कर दिया था। गीता और सीता को काम नहीं मिल रहा था और घर में खाने का सामान खत्म होता जा रहा था। आज की रात खास तौर पर भयंकर थी। बाहर तेज आंधी के साथ बर्फबारी हो रही थी। झोपड़ी की दीवारें हवा के झोंकों से कांप रही थी। छत से बर्फ की फुहारें अंदर आ रही थी। झोपड़ी के बीचों बीच रखी मिट्टी की अंगीठी में आखिरी लकड़ियां जल रही थीं। तीनों औरतें उस अंगीठी के चारों ओर फटी रजाई ओढ़े बैठी हुई थीं। गीता ने चिंतित स्वर में कहा, अम्मा, लकड़ियां खत्म होने वाली हैं। अंगीठी में बस 2-3 टुकड़े ही बचे हैं। इसके बाद क्या होगा? इस ठंड में बिना आग के हम रात कैसे काटेंगे? अम्मा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। बेटी, ऊपर वाला ही मालिक है। जो लकड़ियां थीं वे भी तो गीली थीं। धुएं के मारे आंखें जल गईं, लेकिन गर्मी ठीक से मिली नहीं। अब तो लगता है कि यह सर्दी हमें खा जाएगी। छोटी बेटी सीता कांप रही थी। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। दीदी, मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। इतनी ठंड तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी और भूख भी बहुत लग रही है। दोपहर से कुछ खाया नहीं है। सीता, बस थोड़ी देर और सब्र कर ले। सुबह होते ही मैं बाहर निकलूंगी। देखती हूँ कि कहीं से कुछ इंतजाम हो सके। कल मैं सेठ रामलाल के घर जाऊंगी और उनसे कुछ पैसे उधार मांगूंगी या फिर कुछ काम मांगूंगी। लेकिन दीदी, सेठ रामलाल तो बहुत कंजूस है। वह तो अपनी बहू को भी ठीक से खाना नहीं देता। वह हमें क्या देगा? सीता ने निराशा भरे स्वर में कहा। फिर भी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। और सुन सीता, कल तू घर पर ही रहना। अम्मा का ख्याल रखना। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। रात भर खांसी आ रही थी। बेटी, तू इतना सोच मत। ऊपर वाले का नाम ले। जो होगा देखा जाएगा। अभी तो यह रात काटनी है। आओ तीनों मिलकर एक दूसरे से सटकर बैठते हैं। थोड़ी गर्मी मिलेगी। तीनों औरतें एक दूसरे से सटकर बैठ गईं। अंगीठी में आखिरी लकड़ी भी बुझने लगी थी। धीरे धीरे झोपड़ी में अंधेरा और ठंड बढ़ने लगी। बाहर आंधी और बर्फबारी का शोर डरावना हो गया। यह रात बहुत लंबी और भयंकर थी। सुबह की हल्की धूप छत की दरारों से झांकी। बर्फबारी रुक चुकी थी, लेकिन ठंड अब भी कड़ाके की थी। गीता सबसे पहले उठी। रात भर की ठंड ने उसके शरीर को अकड़ा दिया था। वह धीरे से उठी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। रास्ते गायब हो चुके थे। झोपड़ी के सामने की छोटी सी जगह में बर्फ की 2 फुट मोटी परत जमी हुई थी। और दरवाजा ऊपर वाले, यह तो बाहर का और भी नजारा बुरा देखकर हाल वह है। स्तब्ध रह गई। उसने अपनी पुरानी शॉल कसकर लपेटी और बाहर निकली। उसके पैर बर्फ में धंस गए। ठंड ने उसके पैरों को सुन्न कर दिया। वह किसी तरह आगे बढ़ी। गांव में सन्नाटा था। कुछ घरों की चिमनियों से धुआं निकल रहा था। गीता सोच रही थी कि कहां जाए और किससे मदद मांगे। तभी उसे गांव के पुजारी पंडित गोपाल दास दिखाई दिए। वे मंदिर की तरफ जा रहे थे। पंडित जी, राम राम। गीता ने दूर से ही आवाज लगाई। पंडित जी रुक गए। उन्होंने गीता को पहचाना। अरे गीता बेटी, तुम इतनी सुबह और इस भयंकर ठंड में बाहर, सब ठीक तो है? तुम्हारी अम्मा और सीता कैसी हैं? गीता उनके पास पहुंची।
उसकी आंखों में आंसू थे। पंडित जी, हम बहुत मुसीबत में हैं। घर में खाने को कुछ नहीं है, जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, अम्मा बीमार हैं। इस बर्फबारी की वजह से मुझे काम भी नहीं मिल रहा। मैं सोच रही थी कि सेठ रामलाल से कुछ मदद मांगूं। पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। बेटी, सेठ रामलाल से मदद मांगना पत्थर से तेल निकालने जैसा है। वह आदमी बहुत कठोर दिल का है। मेरी सलाह है कि तुम उससे दूर ही रहो। लेकिन हाँ, मंदिर में कुछ चावल और दाल पड़ी है, वह मैं तुम्हें दे दूंगा। और सुनो, मंदिर के पीछे कुछ सूखी लकड़ियां भी हैं, तुम उन्हें भी ले जा सकती हो। गीता की आंखों में आशा की किरण जगी। सच पंडित जी, आप इतना कुछ देंगे हमें? ऊपर वाला आपका भला करे। गीता ने पंडित जी के पैर छुए और घर की तरफ भागी। घर पहुंचकर उसने अम्मा और सीता को सारी बात बताई। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। करीब 1 घंटे बाद पंडित जी एक थैला लेकर आए। उसमें 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, नमक और थोड़ा गुड़ था। उनके साथ उनका भतीजा मोहन भी था, जो एक बोरी में लकड़ियां लेकर आया था। देवकी बहन, यह सब रख लो, कुछ दिन तो काम चल जाएगा और यह लकड़ियां अभी के लिए काफी हैं। यूपाए बेल पर भरोसा रखो। अम्मा रो पड़ी। पंडित जी, आपने हमें बचा लिया। भगवान आपको लंबी उम्र दें। पंडित जी के जाने के बाद गीता ने जल्दी से अंगीठी जलाई। लकड़ियां सूखी थीं और जल्दी जल गईं। झोपड़ी में थोड़ी गर्माहट आई। सीता ने चावल धोए और दाल भिगोई। देवकी अम्मा ने खाना बनाना शुरू किया। जब खाना तैयार हुआ तो तीनों ने भरपेट खाया। कई दिनों बाद उनके पेट में गर्म खाना गया था। खाने के बाद गीता चुपचाप बैठ गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। क्या सोच रही है बेटी? अम्मा ने पूछा। अम्मा, पंडित जी ने जो दिया है वह कुछ दिनों के लिए काफी है, लेकिन उसके बाद लकड़ियां भी जल्दी खत्म हो जाएंगी और यह बर्फबारी तो अभी कई दिन चलेगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमें लगातार पैसे मिलते रहें। लेकिन दीदी, इस बर्फबारी में कोई काम पर भी नहीं बुलाएगा। सब अपने घरों में बंद हैं। सीता ने कहा। गीता कुछ देर सोचती रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक विचार आया। सुनो, मुझे एक आइडिया आया है। इस भयंकर सर्दी और बर्फबारी में हर घर में लकड़ी की जरूरत होगी जलाने के लिए। अगर मैं जंगल से लकड़ियां लाकर गांव में बेचूं तो क्या होगा? अम्मा चौंक गई। क्या कह रही है बेटी? जंगल इतना दूर है और इस बर्फबारी में वहां जाना बहुत खतरनाक होगा। तू अकेली औरत है, अगर कुछ हो गया तो? अम्मा, मैं समझती हूँ आपकी चिंता, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, अगर मैं जंगल से सूखी लकड़ियां ला सकूं, तो उन्हें गांव में अच्छे दाम पर बेच सकती हूँ। इस सर्दी में हर किसी को लकड़ी की जरूरत है और अगर यह काम चल निकला तो हम सेठ रामलाल का कर्जा भी चुका सकते हैं। सीता ने कहा। दीदी ठीक कह रही है अम्मा, और देखिए मैं भी दीदी के साथ जाऊंगी। हम दोनों मिलकर जाएंगे तो डर भी कम लगेगा। गीता ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा। नहीं सीता, तू घर पर रहेगी। अम्मा का ख्याल रखना। मैं अकेले जाऊंगी और सुबह जल्दी जाऊंगी और शाम से पहले लौट आऊंगी। अगर तूने यह ठान ही लिया है तो जा, लेकिन बहुत संभल कर जाना बेटी, और यूपर बेल का नाम लेकर जाना। अगली सुबह तड़के ही गीता उठ गई। आज बर्फबारी नहीं हो रही थी, लेकिन ठंड अब भी बहुत थी। उसने अपनी सबसे गर्म साड़ी पहनी, ऊपर से एक पुरानी शॉल लपेटी और सिर पर मोटा कपड़ा बांधा। उसने घर की पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और रस्सी का एक गट्ठर लिया। अम्मा ने उसे बचे हुए चावल की एक छोटी पोटली बनाकर दी। बेटी, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, और देख, ज्यादा लालच मत करना।
जितना उठा सके उतना ही लाना। सीता रो रही थी। दीदी संभल कर जाना, जल्दी लौट आना। गीता ने दोनों को गले लगाया और घर से निकल पड़ी। बाहर का मंजर बर्फीला और सुनसान था। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। पेड़ों की डालियां बर्फ के बोझ से झुकी हुई थीं। रास्ते पर चलना मुश्किल था क्योंकि बर्फ में पैर धंस जाते थे। गीता धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। उसके पैर ठंड से सुन्न हो रहे थे। जूते बहुत पुराने थे और उनमें से बर्फ अंदर आ रही थी। लेकिन वह रुकी नहीं। उसे अपने परिवार के लिए लकड़ियां लानी थी। करीब 2 घंटे की मुश्किल यात्रा के बाद वह जंगल के किनारे पहुंची। जंगल घना था और बर्फ से ढका हुआ। अंदर जाना और भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन गीता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भगवान का नाम लिया और जंगल में कदम रखा। जंगल के अंदर ठंड और भी ज्यादा थी। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा सनसना रही थी। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। पेड़ों की डालियां बर्फ के बोझ से झुकी हुई थीं। रास्ते पर चलना मुश्किल था क्योंकि बर्फ में पैर धंस जाते थे। गीता चारों तरफ सूखी लकड़ियों की तलाश करने लगी। कुछ दूर जाने पर उसे एक गिरा हुआ पुराना पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ सूख चुका था। गीता खुश हो गई। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और पेड़ को काटना शुरू किया। शुरू में तो कुल्हाड़ी चलाना मुश्किल था क्योंकि हाथ ठंड से जम गए थे, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करने से शरीर में गर्मी आने लगी। वह लगातार काटती रही। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद उसने लकड़ी के अच्छे खासे टुकड़े इकट्ठे कर लिए। उसने उन्हें रस्सी से बांधा और एक गट्ठर बनाया। गट्ठर भारी था, लेकिन वह उसे उठाने लायक था। जब वह गट्ठर उठाकर वापस जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे पीछे से आवाज आई। अरे कौन है वहाँ? गीता घबरा गई। वह पलटी तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ आ रहा था। वह काका बुधराम थे, जो जंगल के पास ही रहते थे। गीता ने राहत की सांस ली। काका, मैं लकड़ियां लेने आई हूँ। घर में जलाने के लिए कुछ नहीं था, सोचा कि कुछ लकड़ियां ला लूं। काका बुधराम ने सिर हिलाया। बेटी, यह बहुत खतरनाक काम है। अकेली औरत को जंगल में नहीं आना चाहिए, और यह भी समझ लो कि वन विभाग वाले अगर देख लें तो परेशानी हो सकती है। मैं जानती हूँ काका, लेकिन मजबूरी है। घर में अम्मा और सीता भूखी रहती हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। काका बुधराम की आंखों में करुणा थी। ठीक है बेटी, मैं समझता हूँ, लेकिन देख, यह रास्ता बहुत फिसलन भरा है और शाम होने से पहले गांव पहुंच जाना। जंगल में अंधेरे के बाद रहना खतरनाक है। जी काका, मैं सावधान रहूंगी। गीता ने गट्ठर उठाया और वापसी की यात्रा शुरू की। गट्ठर भारी था और बर्फीले रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल था। कई बार वह फिसली और गिरते गिरते बची। हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार का चेहरा याद किया और आगे बढ़ती रही। दोपहर होने तक वह गांव के पास पहुंच गई। थकान से उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। पीठ और कंधे दर्द से टूट रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। वह लकड़ियां लेकर आई थी। घर पहुंचकर गीता ने गट्ठर नीचे रखा। अम्मा और सीता दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। दीदी आ गई, यहाँ पर बाले का शुक्र है। अम्मा ने उसे गले लगाया। बेटी, कितनी थक गई होगी। आ, अंदर आ, मैंने खाना गर्म रखा है। गीता ने खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया। फिर उसने कहा, अम्मा, अब मैं इन लकड़ियों को बेचने की कोशिश करती हूँ। देखती हूँ कि कितने पैसे मिलते हैं। उसने लकड़ियों को छोटे छोटे गट्ठरों में बांटा। फिर
एक गट्ठर उठाकर गांव में निकल पड़ी। पहले वो एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर गई। भाभी जी, अरे गीता, आ बेटी, बता क्या काम है। भाभी जी, मैं जंगल से सूखी लकड़ियां लाई हूँ। इस सर्दी में आपको जलाने के लिए चाहिए होंगी। बहुत अच्छी सूखी लकड़ियां हैं। भाभी ने लकड़ियां देखी। हाँ बेटी, लकड़ियां तो अच्छी लग रही हैं। कितने पैसे लोगी इस गट्ठर के? गीता ने सोचा। उसे नहीं पता था कि कितने पैसे मांगने चाहिए। भाभी जी, आप जो उचित समझें दे दीजिए। ठीक है, मैं तुझे 30 रुपए दे देती हूँ, चलेगा? गीता की आंखें चमक गईं। 30 रुपए उसके लिए बड़ी रकम थी। जी भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बिक्री से उत्साहित होकर गीता अगले घर गई। वहां भी लकड़ियां बिक गईं। फिर अगले घर और फिर अगले घर। शाम तक उसने सारे गट्ठर बेच दिए और उसके पास 150 रुपये जमा हो गए। घर पहुंचकर उसने खुशी खुशी पैसे अम्मा को दिखाए। देखिए अम्मा, 150 रुपए, सारी लकड़ियां बिक गईं। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटी, तूने कमाल कर दिया। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। सीता ने ताली बजाई। दीदी, यह तो बहुत अच्छा है। अब हम खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं। गीता ने कहा। हाँ, लेकिन सीता, हमें यह पैसे बचाने भी होंगे। सेठ रामलाल का 500 रुपये का कर्जा चुकाना है, नहीं तो वह हमारी झोपड़ी ले लेगा। और फिर हमें गांव में एक अच्छा घर भी बनवाना है। यह नदी के किनारे की झोपड़ी तो हर साल बाढ़ और सर्दी में परेशान करती है। बेटी, तू सही कह रही है बेटी। तेरी समझदारी देखकर मुझे तेरे पिता की याद आ गई। वे भी ऐसे ही सोचते थे। उस रात तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। गीता रोज जंगल जाएगी और लकड़ियां लाएगी। सीता घर का काम संभालेगी और बाजार से सामान लाने का काम करेगी। और धीरे धीरे वे पैसे जमा करेंगे। अगले कई हफ्तों तक गीता नियमित रूप से जंगल जाती रही। हर रोज वह सुबह जल्दी उठती, जंगल जाती, लकड़ियां काटती और शाम तक उन्हें गांव में बेचती। धीरे धीरे उसका काम पूरे गांव में फैल गया। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। कुछ लोग तो पहले से ही ऑर्डर देने लगे। गीता, कल मुझे 2 गट्ठर चाहिए। गीता, मेरे लिए भी एक गट्ठर ले आना। गीता की कमाई बढ़ने लगी।